नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 28 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स है, दोनों को डिटेल में देखेंगे। एक तो क्या ये है फर्स्ट आर्टिकल है जो कि इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है 2022 में, और दूसरी है वो 5G से रिलेटेड, 5G टेक्नोलॉजी जो कि रोल आउट होने वाली है, तो उससे संबंधित। तो दोनों आर्टिकल्स को डिटेल में देखते हैं अभी। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिकवरी, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले करेंगे उससे संबंधित। तो देखो, अक्टूबर 2020 की अगर बात करें तो इकोनॉमिक रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस टाइम पर टेक्निकल रिसेशन बताया गया था कि एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कुछ महीनों के लिए ब्रेक देखने को मिला था, जिसमें बैक टू बैक 2 से 3 क्वार्टर्स में जो थी वो इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो रुक गई थी एक तरीके से, या डिक्लाइन हो चुकी थी। तो इस केस में क्या हो गया था, कहीं डाउट था कि कहीं हमारी इकोनॉमी रिसेशन में ना चल जाए। टेक्निकल रिसेशन का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिसेशन आना, मंदी आना। पर फिर अभी का अगर डेटा देखें तो कहीं ना कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है वो हल्की हल्की रिकवरी करती हुई दिखाई दे रही है। तो मुद्दा क्या है कि देखो, कोविड-19 के नए केसेस अभी बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया, डेल्टा अभी विड्रॉ पूरा करने के लिए रेडी नहीं है। तो उस केस में सेकेंड वेव का झटका तो हम ऑलरेडी 2021 में झेल चुके हैं, अब 2022 में भी क्या चांसेस हो सकते हैं वो देखने वाली बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है के शेप्ड रिकवरी। देखो, के शेप्ड रिकवरी में अगर के को हम बनाएं तो कुछ ऐसे बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को तो अच्छी ग्रोथ मिली है इस कोविड के टाइम पे, और बचे हुए ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं उनको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इस तरीके से ये एक इनइक्वालिटी वायरस का काम कर रहा है कि नहीं, कि जहाँ पर जिन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बेस्ड ज़्यादा काम किए हैं, वो सेक्टर्स तो राइज कर गए, जबकि दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर, स्ट्रीट वेंडर्स जो थे, इनकी परेशानियाँ बढ़ती चली गई और इकोनॉमिक जो है इनका लेवल डिक्लाइन करता चला गया। तो के शेप्ड रिकवरी का मतलब ये हो गया कि कुछ सेक्टर या कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने तो अच्छी ग्रोथ की है और बाकी बची हुई जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, रिमेनिंग जो सोसाइटी का पार्ट है वो। ठीक है, इसमें मेनली फायदा हुआ है फॉर्मल सेक्टर का। अब फाइनेंस की अगर बात करें तो जब लॉकडाउन और ये इस तरीके के डिस्ट्रप्शन लगाए गए थे ना, तो उस केस में फॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल इकोनॉमी जो है उन्होंने अपनी पकड़ जो है मार्केट पे अच्छी बना ली थी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया, इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने और उसका फायदा इनको मिला। जबकि नुकसान किसको हुआ, जो स्मॉलर वीकर फॉर्म्स थी उनको। ठीक है, और इसी के लिए हमारे लिए चिंता की बात भी यही है क्योंकि हमारे यहाँ पर 90% जो जॉब्स मिलती है ना वो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट किस में है, इनफॉर्मल सेक्टर में, एमएसएमईज में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान में जा चुकी है इस कोविड-19 की वजह से। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें, फॉर्मल सेक्टर जो कि रिमेनिंग 10% जॉब्स देता है इंडिया में, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोजगार तो कम है पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी हुई है कुछ लोगों की वजह से। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें दिख रही है पर जॉब नहीं क्रिएट हो पा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है। दूसरा कंसर्न यहां पर आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जीडीपी है वो तो रिकवर कर रही है, बेशक प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच गई, पर मुद्दा आ जाता है ना जॉब क्रिएट करने का, एम्प्लॉयमेंट का। तो जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देख लिया कि जी इकोनॉमी की ग्रोथ तो है पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रहा है, जो कि 90% तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है इंडिया में। तो ऐसे में चिंता की बात आ जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। देखो, बात ऐसी है, सिचुएशन जैसे जैसे टाइम के साथ में ईजी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। तो इसमें देखो, लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा अगर देखें, टेंस ऑफ मिलियंस की अगर बात करें, 20-30 मिलियन के लगभग उतने लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। दूसरी, गवर्नमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी तभी जाकर के प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आएगा। रही सही में अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उसमें कोविड जैसे क्राइसिस को टैकल करने में गवर्नमेंट का ही एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट अगर बनता रहेगा तो ये सोशल कोहेशन को बिगाड़ देगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, अभी आपको पता है हरियाणा और झारखंड में कानून पारित किए गए हैं वहाँ की असेंबली के द्वारा कि जी
30,000 से कम सैलरी का अगर देखो तो वहां पर इतनी सीटें पर्टिकुलर 15% सीटें, 30% सीटें या 50% सीटें जो हैं वो लोकल्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो ऐसे में माइग्रेंट्स के लिए कहीं ना कहीं क्राइसिस आ जाएंगे जॉब सेक्टर में। तो बोले ये सोशल कोहेशन को भी बिगाड़ देगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार चलता चला गया। फिर आ जाती है बात प्राइवेट कंजम्पशन की। देखो हमारी जीडीपी की बात करें ना तो लगभग 55% कंट्रीब्यूशन तो केवल और केवल प्राइवेट कंजम्पशन का है, और प्राइवेट कंजम्पशन है वो फंसा पड़ा है, रुका हुआ है। इसमें एक सस्टेन्ड रिकवरी होना ज़रूरी है, नहीं तो इकोनॉमी में जो रिकवरी है वो लंबे समय तक टिके, इस पर डाउट है। इसके पीछे वजह क्या है कि देखो लोगों के पास में रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो खर्च क्या करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो जीडीपी कहाँ से राइज होगी, क्योंकि जीडीपी में खर्चे का कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट कंजम्पशन का, 55%। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इश्यूज हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती है इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ गई है। देखो ऑक्सफैम इंडिया ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई सीधी सी बात है, कोविड जो है वो इनइक्वालिटी वायरस है, और इस वायरस की वजह से बहुत सारी इनइक्वालिटीज बढ़ी है। जैसे कि हमने के शेप्ड रिकवरी की ऑलरेडी बात कर ली। रही सही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने भी यही हाईलाइट किया है कि इंडिया बहुत ही बुरा परफॉर्म करने वाला कंट्री है अगर इक्वालिटी की बात करें। मतलब इंडिया इज वेरी अनइक्वल कंट्री, इन शॉर्ट ये बात कही गई। इसमें आप देखो कि टॉप 10 जो रिच इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में इंडिया की टोटल वेल्थ है ना, टोटल नेशनल इनकम है उसका 57% है, और केवल 1% की बात करो तो उनके पास में 22% है। जबकि बॉटम 50% की बात करो तो उनके पास में केवल 13% नेशनल इनकम का हिस्सा है। सोचो 50% लोगों के पास में सिर्फ 13% इनकम का हिस्सा, तो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी आ रही है। फिर पुअर्टी, देखो गरीबी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। आप देखो गरीबी हमारे यहाँ पर जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से कंटिन्यू है ये प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने बहुत कोशिशें भी की हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि गरीबी जो है वो घटने की बजाय बढ़ गई अब की बार कोविड की वजह से। चलो जी, फिर परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, महंगाई तो देखो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार चाहे अपने डोमेस्टिक टैक्सेशन को रिड्यूस कर दे, क्रूड ऑयल की बात करें तो उसके सस्ते करने की बात भी की गई, पर वही चीज़ है क्रूड ऑयल कौन सा सस्ता हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। डेवलप्ड कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ की बात करें वो लगातार ग्रो कर रही हैं, बट हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत सारी बॉटलनेक्स हैं। जैसे कि बॉटलनेक मतलब कमियाँ, जैसे कि सप्लाई साइड की अगर बात करें तो जो सप्लाई साइड में जितने भी हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे वो चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं, सब्जियां कितनी महंगी हो गई थी कंजम्पशन के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो। हाँ ये बात ठीक है कि कंजम्पशन पैटर्न में देखा जाए तो अमीर लोग जो रिच लोग हैं वो जो चीज़ें खरीदते हैं लग्जरी आइटम्स उनका कंजम्पशन तो बढ़ा है, पर दूसरी तरफ जो गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जो फैमिलीज़ हैं जो परचेज करती हैं अपने कंजम्पशन के लिए आइटम, उनकी सेल में कमी आई है। जैसे कि 2 व्हीलर बाइक्स की अगर बात करें, ठीक है। फिर बात आ जाती है 2022 में क्या है, तो ऐसे में देखो अगर हम देखें 2022 का अगर देखें तो 2019 में जो फिगर था वो पहले से ही इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा था। देखो 2019 का जो फिगर था वो 2016 के कंपैरिजन में पहले ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हम बात करें जब से 2016 नवंबर 8 की बात है, जब से डिमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, रही सही में कोरोना, तीनों ने मिलकर के इकोनॉमी के हाल खराब कर दिए हैं। तो ऐसे में अब 2019 में जो डेटा था उसको तो फिर भी हमने फिर भी गेन कर लिया है, पर फिर भी चिंता की बात है ओमिक्रॉन बेशक अभी डेथ रेट कम है इस वेरिएंट की वजह से, पर फिर भी अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर डिसरप्शन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक चिंता की बात है। फिर बाद में मुद्दा क्या रह जाता है, केवल और केवल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज कितनी जल्दी दी जाती है। फिर बात आ जाती है यूनियन बजट की। देखो 1 फरवरी को यूनियन बजट आएगा। अब बजट आने का मतलब सिर्फ इतना सा तो होता नहीं है कि केवल अकाउंटिंग कर ली, अकाउंटिंग से बढ़कर भी बहुत होता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ चुकी है, पुअर्टी लेवल राइज हो रहा है। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए बजट में क्या प्रोविजन किए जाएंगे वो देखने वाली बात है। कारण कि अगर सरकार ने सही कदम सही टाइम पे नहीं उठाए तो फिर बाद में नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि के शेप्ड रिकवरी हमने देख ली है जिसमें कुछ सेक्टर्स को ज़्यादा
फायदा हो रहा है, बाकी बचे हुए सेक्टर्स नुकसान का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर हो गया या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर बात आती है इलेक्शन। तो देखो आपको पता है अगले साल में 2022 में असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। इसमें फार्म लॉज को तो देखो ऑलरेडी रिपील किया जा चुका है। तो इलेक्शंस का प्रेशर इतना होता है कि एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन को भी अगर रिपील किया जा चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या क्या अनहोनियां या फिर क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें सरकार को करनी पड़ सकती है वोट बैंक के चक्कर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो जनरल इलेक्शन और इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये नुकसान भी है अपने आप में। फिर बात आ जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई कोविड से पहले ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट अच्छे खासे लेवल पे थे, अब रही सही में और ज़्यादा राइज हो रहे हैं। पर हाँ ठीक है, 2022 अब स्टार्ट होने वाला है, तो देखने वाली बात यह है कि कोविड की वजह से और कितना क्या इम्पैक्ट आता है एनपीएस को राइज होने में। वैसे तो मॉरेटोरियम और ये सारे अपनी तरफ से प्रोविजन किए गए थे सरकार के द्वारा। फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करो तो इंटरनेशनल मार्केट में जो दूसरे जो जो सेंट्रल बैंक्स हैं आरबीआई की तरह, जैसे यूएसए का फेडरल रिजर्व हो गया, इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक हो गया, इनके द्वारा अब टाइट पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन डेवलप्ड कंट्रीज में महंगाई बहुत बढ़ गई और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल। अब मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट राइज कर दी, तो इंटरेस्ट रेट राइज करने की वजह से वहां पर सर्कुलेशन में पैसा कम हो गया। तो ऐसे में डॉलर, पाउंड, इनका सर्कुलेशन मार्केट में हो गया कम, और रुपए का सर्कुलेशन अगर मार्केट में ज्यादा रहता है तो रुपया डॉलर के कंपैरिजन में बहुत गंदा ट्रेड करेगा, तो मजबूरन आरबीआई को भी अपनी इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि डेफिनेटली अब मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको रिड्यूस करना जरूरी है। रही सही में अगर देखें जो बॉन्ड यील्डिंग है, बॉन्ड यील्डिंग का मतलब कि सरकार के द्वारा जो बॉन्ड रिलीज किए जाते हैं उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, वो ऑलरेडी 5.7 से 6.4% तक राइज हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कारण कि बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है इक्विटी मार्केट को, क्योंकि इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उससे तो क्या होती है, भागीदारी बनती है और एक कंपनी जो है वो पैसा आराम से यूज कर सकती है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपेंड करने में। जबकि दूसरी तरफ अगर सरकारी बॉन्ड्स में पैसा आ रहा है ना, तो इसका मतलब कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, इकोनॉमी में कुछ एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ये तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी बनती चली जाएगी। तो ऐसे में बॉन्ड यील्ड राइज होना भी अपने आप में नुकसान वाली बात है अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। ठीक है जी, हाँ एक लिमिट तक तो बॉन्ड यील्डिंग होनी चाहिए, पर राइज होती है ना तो फिर इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट से लोग पैसा निकाल करके बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। फिर नेक्स्ट है देखो 5G रोल आउट से संबंधित। देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह बताया है मंडे को कि हम गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, इसके अलावा हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर में हम 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाले हैं 2022 में। तो इसके लिए देखो ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ऐसी बात है कि इन बड़ी सिटीज़ को क्यों लिया, देखो सीधी सी बात है, एक तो अफोर्डेबिलिटी, 5G अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो महंगी तो पड़ेगी ना, तो उनको अफोर्ड कौन कर सकते हैं, सिटीज़ में रहने वाले लोग, तो बोला ट्रायल एक आसान रहेगा। दूसरी चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े गार्डन्स हैं, या कोई भी तरीके की स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज़ का एग्जिस्टेंस, ये सारी की सारी चीज़ें सिटीज़ में मिल जाएंगी, तो बोलो ट्रायल बड़ी सिटीज़ में करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसे में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, और ये इन्फोकॉम, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, ये ठीक है, और वोडाफोन आइडिया, इन्होंने देखो अपने ट्रायल्स कंडक्ट भी किए, और साथ में हार्डवेयर के लिए जो काम कर रही हैं वो दो कंपनियां हैं मेन, एक तो एरिक्सन और एक नोकिया। तो ऐसी बात है, बिगर सिटीज़ को टारगेट करने की वजह बता दी मैंने आपको कि भाई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी भी पॉसिबल हो पाएगी, और जो लोग हैं वो भी एक्सेस करने से पीछे नहीं हटेंगे जल्दी से 5G टेक्नोलॉजी को। फिर बात आ जाती है 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो 5G का मतलब हो गया 5th जनरेशन, ये लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है किसका, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE। जब आपने नेट ऑन किया होता है LTE लिखा हुआ आता है, ध्यान दिया हो तो, उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स को और ज़्यादा स्पीड से ऑपरेट करवाने का काम किया जाएगा। इसमें 3 बैंड्स में डिवाइड किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी को, एक तो लो बैंड, एक मिड बैंड, एक हाई बैंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से डेटा एक्सेस हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस पर डिपेंड ये करता है कि लो बैंड स्पेक्ट्रम है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी स्पीड जाएगी 100 Mbps। तो इसमें तो देखो डोमेस्टिक यूसेज के लिए ये काम आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉमर्शियल यूज भी करने हो तो भी हो जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर फिर बाद में मिड बैंड स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा, जहां पर स्पीड जो है वो 100 Mbps से भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके।
ठीक है। फिर हाई बैंड की बात करें तो उसमें हाईएस्ट स्पीड मिलेगी लगभग 20 Gbps। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी और इसका इंस्टॉलेशन भी देखोगे तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ही कहीं ना कहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे में 4G में तो हाईएस्ट स्पीड कितनी आती है 1 Gbps और 5G में कितनी होगी 20 Gbps। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात यह आ जाती है कि इंडिया कहाँ कहाँ पर अभी ट्रायल कंडक्ट कर रहा है। तो इसमें देखो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ये कंपनीज कंडक्ट कर रही हैं। इसमें बात ऐसी है कि फर्स्ट क्वार्टर तक जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी ट्रायल्स है वो कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर हो गया मतलब मार्च एंड तक। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, उनका ये कहना है कि ट्राई भी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चल रहा है, जिसमें ये है कि जल्दी से जल्दी वो फाइनल स्टेज का जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें पूरी रिसर्च होगी कि हाँ कहाँ पर कितना कैपेसिटी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई है 5G टेक्नोलॉजी की, वो फिर बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को और फिर उसके हिसाब से आगे काम होगा। एयरटेल भारती जो है वो एरिक्सन के साथ में अपने मोबाइल फ़ोन पर ट्रायल कर रही है। वी जो है वो भी अपने खुद के बिजनेस सोल्यूशंस के साथ में मिलकर के काम कर रहा है और रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो है वो कंप्लीटली इंडिजिनस 5G नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। मतलब लोकल प्रोडक्शन है पूरा कंप्लीट, ऐसे नहीं बाहर की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया गया हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से बात ऐसी है कि जियो ने तो 2019 में ही बोल दिया था कि हम 5G को सितंबर 2020 के बाद में इंडिया में ही बनाना शुरू कर देंगे और ये शुरू भी हो गया था। अब देखने वाली बात यह है कि देखो एक तो स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन, ये जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा वो जहाँ तक है मार्च अप्रैल 2022 में होने वाला है, तो उसके बाद में ये एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें तो यूएसए में AT&T, T-Mobile, वेरिजॉन ऐसे करके कंपनियां जो कि बहुत आगे परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा दूसरे चाइना में अगर देखें तो वहाँ पर भी यूनिकॉर्न कंपनी है वो काम कर रही है अपनी तरफ से। इसके अलावा साउथ कोरिया ने तो 2011 से ही 5G के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की थी, जब हमारे यहाँ पर 3G की बात होनी शुरू ही हुई थी। अब बात आ जाती है कंज्यूमर्स के लिए क्या चेंज होगा। भाई सीधी सी बात है, हाई स्पीड फ़ोन मिलना शुरू, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इजी रहेगी, वीडियो गेम्स को ऑनलाइन खेलना पॉसिबल होगा, वीडियोस को शेयर करना, स्ट्रीम करना, वो सारी स्पीड से होनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टेलीकॉम नेटवर्क जनरेशन जो आएगी उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कनेक्ट करना, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली ऑपरेट करवाना पॉसिबल हो पाएगा और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में। और 5G की हाई स्पीड इस चीज़ को और ज़्यादा एनकरेज करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। तो हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया में लगभग 50 करोड़ 5G सब्सक्रिप्शंस हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन है एरिक्सन के द्वारा बताई गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अभी। फिर अगर फ्रंट पेज पे हम देखें तो यहाँ पर देखो न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नज़र डालेंगे। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदर टेरेसा के द्वारा जो एक चैरिटी NGO स्टैब्लिश किया गया था उसके FCRA स्टेटस को रिन्यू करने से मना कर दिया। FCRA का मतलब हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके पीछे मुद्दा क्या है वो तो हम देख लेंगे, पर उससे पहले मैं आपको जो कहूँगा वो करना है FCRA एक्ट को UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट मीन्स बाहर से आने वाले पैसे को रेगुलेट करना। तो इसमें देखो NGOs को भी इंक्लूड कर दिया। तो इस केस में क्या है मुद्दा कि मदर टेरेसा के द्वारा जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके स्टैब्लिश किया था, तो उस केस में अभी कुछ रिपोर्ट ऐसे निकल के आई है कि इस ट्रस्ट के द्वारा, इस NGO के द्वारा कुछ हिंदूज को कन्वर्ट किया गया, बोला क्रिश्चियनिटी में। तो उस चीज़ को लेकर के इसका जो एक तरीके का FCRA के अंडर में जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर के ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट किया, ट्वीट करके ये कंट्रोवर्सी राइज हो गई। तो अभी मुद्दा क्या जाता है, एक तो ये कि मदर टेरेसा देखो ह्यूमन बीइंग में अपने आप में गॉड से कम नहीं रही हैं। इनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं अपनी लाइफ में और इनका रोल भी अपना बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे में इनके नाम पर जो कोई NGO चल रहा है तो उसके साथ ऐसा कुछ हो तो ऑटोमेटिकली जो आईब्रोज हैं, हमारी बाहें हैं, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क लगाई देती है कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है जी, तो अब आपके लिए जो है वो FCRA स्टेटस, FCRA एक्ट और FCRR दैट मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स, इनके बारे में एक बार जरूर देखना है। ठीक है ना। इसके आगे अगर देखें तो जो बच्चों की बात करें, 15 से 18 साल के जो बच्चों को वैक्सीन की बात की जा रही है ना, तो उसमें कोवैक्सीन है ना, उसको एलिजिबिलिटी दे दी गई है कि हाँ केवल इकलौता यही वैक्सीन होगा जो कि बच्चों को दिया जाएगा।
ठीक है, कोविन के ऊपर इनको स्लॉट बुक करना पड़ेगा बच्चों के लिए, फिर उसके बाद में होगा। ओमिक्रॉन के केसेस टोटल 142 हो चुके हैं दिल्ली में। ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं। 5G के बारे में हम ऑलरेडी पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ माथा हम लगाएंगे नहीं यहाँ पे, आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तान के द्वारा इंडियन डिप्लोमेट को समन किया गया, बुलाया गया, ऑर्डर दिया गया कि आओ हमसे मिलो। और मुद्दा क्या था, क्यों बुलाया गया? क्योंकि हरिद्वार में हेट स्पीच दिए गए। देखो अभी रिसेंटली एक हरिद्वार में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है ना, जिसको बोला गया था धर्म संसद, ठीक है ना। उस संसद में एक दो कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ गए जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थे, एक्सट्रीम थे। तो उनको लेकर के पाकिस्तान ने मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि भाई कैसे भी करके इंडिया को हम आड़े हाथ क्यों ना लें। क्योंकि इंडिया भी जब हिंदू, सिख्स या क्रिश्चियन के ऊपर पाकिस्तान में कोई एट्रोसिटी होती है तो इंडिया भी पाकिस्तान को डिफेम करने में एक कदम भी पीछे नहीं रहता। तो इस केस में हरिद्वार में जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था उसको क्रिटिसाइज करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने समन किया जो हमारे वहाँ पर डिप्लोमेट है, ठीक है, इंडिया चार्ज डी अफेयर एम सुरेश कुमार। उनको ये कहा कि आप कन्वे कर दो कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि हमारे जो मतलब इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ में जो एट्रोसिटीज़ हो रही है वो बोले ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा ये राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़ है, लास्ट में देखेंगे, आगे चलते हैं। फिर आगे देखें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लगा दिया है। तो एक बार इस पर नज़र डालेंगे। और इसके अलावा अगर हम नज़र डालें तो इधर देख सकते हो कि नागा ट्राइब ने ये कह दिया कि हम फोर्सेस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर भी हम नज़र डालेंगे। और तीसरा मुद्दा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो ये कि उड़ीसा सरकार ने सैटेलाइट सॉल्यूशन के ऊपर विश्वास किया है कि कुछ फार्मर्स ने फर्जीवाड़े में अपने आप को बता दिया कि हम पैडी कल्टीवेटर है, चावल उगाने वाले किसान हैं, हमें एमएसपी दो। तो ऐसे में इस फेक पैडी फार्मर्स का जो ये पूरा ग्रुप है इसको वीड आउट करना, इसको एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोविज़न किया जा रहा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया, रिमोट सेंसिंग का यूज़ हो गया अपने आप में फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इनको न्यूज़ को डिटेल में। सबसे पहली न्यूज़ तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है उसकी फाउंडेशन मतलब नींव लगा दी है। तो सवाल यह है कि कौन से रिवर पर लोकेटेड है, तो ये रिवर है गिरी रिवर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, वहीं पे। इसमें देखो सरफेस पावर हाउस की बात करें तो 40 मेगावाट का होगा। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 498 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये इतना इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होगी पानी की। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें तो दिल्ली की 40% ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके आगे अगर हम नज़र डालें तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और किस किस का कंट्रीब्यूशन है, तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है वो पिछले 30 सालों से होल्ड पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 30 सालों के बाद में ये प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लगा है। सोचो प्लान कब का बन चुका है। इसके अलावा इसमें 6 स्टेट्स का कॉपरेशन है और वो स्टेट्स का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो इस सर्कल में। हिमाचल प्रदेश हो गया खुद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, ये हो गए 6 स्टेट्स, ठीक है जी। इसके अलावा वहाँ पर जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने भी ये कहा कि शादी की उम्र बढ़ाना ज़रूरी था, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होता, बेटी बेटा एक समान, समथिंग करके डायलॉग भी उन्होंने दिया है। आगे चलते हैं भाई। हाँ, एक न्यूज़ और बच गई थी, मैं हाईलाइट करना भूल गया। नीति आयोग ने देखो अभी एक हेल्थ इंडिकेटर रिलीज़ किया है। ये चौथा वर्जन है इसका, और इसमें आप देखो केरला ने टॉप किया है। तो केरला जो है वो बेस्ट परफॉर्मर निकल के आया है हेल्थ इंडिकेटर की अगर बात करें लगातार चौथे साल में, ठीक है। ये नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, उस रिपोर्ट का नाम है द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, जो कि नीति आयोग, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ में वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के द्वारा रिलीज़ की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान रखें आप। ये एडिशन जो है अभी का 4th एडिशन, इसमें सर्वे किया हुआ है 2019-20 के बीच का। इसमें 19 बड़े स्टेट्स, 19 लार्ज स्टेट्स, 8 छोटे स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में सर्वे किया है। हाँ, 2 यूनियन टेरिटरीज मतलब एक स्टेट वेस्ट बंगाल और एक लद्दाख, इनका एडिक्वेट डेटा अवेलेबल नहीं था तो इनको लिस्ट में मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे में लार्ज स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले जो स्टेट्स हैं उनका नाम है केरल और तमिलनाडु, ठीक है। और तेलंगाना है, इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है जी। इसके आगे अगर हम देखें, नज़र अगर डाली जाए तो आप यहाँ पर देखते जाओ, यूपी
सबसे बुरा परफॉर्मर रहा। पर प्रीवियस जो डेटा रिलीज हुआ था ना, ये जो सर्वे हुआ उसका थर्ड राउंड जो था, उसके कंपैरिजन में यूपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि रहा बॉटम पे ही है। ठीक है, तो यूपी वर्स्ट परफॉर्मर रहा, बट इंप्रूवमेंट भी सबसे ज़्यादा किया, 20% पॉइंट्स इंप्रूव किए हैं यूपी ने। ठीक है, बाकी और नज़र अगर आप देख सकते हो कि कैसे ज़्यादा परफॉर्मेंस लेकर के आए हैं केरल, तमिलनाडु। इसमें फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, इनमें अच्छी खासी फैसिलिटीज़ डेवलप कर रखी है। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें तो थर्ड है बॉटम से, ये यहाँ पर बता दिया। छोटे स्टेट्स की अगर बात करें तो छोटे स्टेट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मिजोरम ने, ठीक है ना, और सबसे बुरा परफॉर्म किया नागालैंड ने। इसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरीज में सबसे बुरे परफॉर्म करने वाली यूटीज हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हमें देखना था। स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हो किसने कितना क्या स्कोर किया, यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, केरला का स्कोर 82.2 रहा, जबकि यूपी का कितना रहा, 30.57। ठीक है, तो डिफरेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है मुद्दा। अब आगे चलते हैं। बाकी एक बार खुद से नज़र डालना चाहो तो स्क्रीन पर एकदम मैंने सेट कर दिया है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है कि नागालैंड की एक ट्राइब ने अपनी तरफ से कह दिया कि हम फोर्सेस को कोऑपरेट नहीं करेंगे। मुद्दा आपको पता ही है कि जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी एक कुछ सिविलियंस की डेथ हो गई थी आर्मी फायर की वजह से। तो इस केस में वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है वहाँ के लोगों में। तो लोगों ने क्या कह दिया, और लोग भी कौन से ट्राइब के हैं, कोन्यक ट्राइब, ये नाम देखें आप, कोन्यक ट्राइब, ये नागालैंड में है। तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन की बात की है कि हम बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे मिलिट्री पर्सनल्स का, ये इन्फिल्ट्रेशन को, इनको रोकने की अगर कोशिश भी करते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा देखो फेक पैडी फार्मर्स को वीड आउट करना चाहता है कि भाई इनको एलिमिनेट करो, जो फर्जी फार्मर हैं, जो खुद को बोल तो रहे हैं कि हम चावल की खेती करते हैं बाकी करते हैं नहीं, तो बोले इनको हटाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए देखो आधार लिंक्ड ऑनलाइन टोकन सिस्टम पे काम हो रहा है उड़ीसा में, जो कि 2020 में शुरू हुआ था। इसमें क्या है, लगभग 14,97,000 फार्मर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें यह था कि उनको जब भी उनकी पैडी का हार्वेस्टिंग कर लिया जाएगा तो एमएसपी के बेसिस पे उनकी पैडी का प्रोक्योरमेंट कर लिया जाएगा। पर जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ तो निकल के आया कि वाकई में बहुत सारे लोग तो ऐसे थे, बहुत सारे फार्मर्स तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जीवाड़े में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और वो चीज़ कब क्लियर हुई, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ। तो ऐसे में और क्लैरिटी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग बेस्ड जो सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ किया जाएगा उड़ीसा की सरकार के द्वारा, जिससे कि पता पड़ जाए कि कौन तो जेन्युइन कल्टीवेटर है और कौन नॉन जेन्युइन कल्टीवेटर है, किसका, पैडी का। इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से उड़ीसा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि स्टेट की बॉडी है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पे काम करती है, उसका यूज़ करेगी। ठीक है, ORSAC। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अब हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। देखो वर्ल्ड पेज पे सोमालिया से रिलेटेड न्यूज़ थी, जिसमें यह था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट है सोमालिया के, वो मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट हो गया क्या, अफ्रीका का मैप, सोमालिया का मैप। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आप नज़र डाल सकते हो, ये रहा सोमालिया, इधर ये पूरा का पूरा ये है सोमालिया। ठीक है, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, इसके अलावा ऊपर नज़र डालोगे ये जिबूती हो गया, और ये ऊपर हो गया एरिट्रिया। यहाँ पे ये चारों कंट्रीज मिलकर के बनाते हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, एक तो ये चीज़, इधर आप देख सकते हो गल्फ ऑफ एडन, इधर देख सकते हो रेड सी। ठीक है, और यहाँ पर है यमन की कैपिटल सना। ठीक है, तो ये मैप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और अच्छे से आप देख लेना क्लैरिटी से। और इसकी कैपिटल आप देख सकते हो सोमालिया की मोगादिशु। ठीक है, इथियोपिया की यहाँ पर देख सकते हो अदिस अबाबा, यहाँ पर कीनिया भी आप देख सकते हो। और बॉर्डर किस किस के साथ किसकी शेयर हो रही है ये ज़रूर नज़र डालना, है ना। जैसे सोमालिया की बॉर्डर इधर कीनिया से शेयर हो रही है, इधर इथियोपिया से शेयर हो रही है, इधर जिबूती, इधर गल्फ ऑफ एडन है, इधर इंडियन ओशियन आ गया, और इधर अरेबियन सी का पार्ट आ जाता है। ये सारा हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वर्ल्ड पेज से, वो भी यही है मैपिंग से संबंधित, पर जो न्यूज़ है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि
वहाँ पर पोलैंड में एक बिल लाया गया और उस बिल का टारगेट ये था कि जो प्रेस है, न्यूज़ मीडिया हाउसेज हैं, बोलो उन पे बैन लगाओ, उनको रेगुलेट कर दो। तो उसको लेकर के जैसे ही बिल पारित होकर के वहाँ की पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वहाँ के प्रेसिडेंट कर देते हैं मना, बोला मैं साइन नहीं करूँगा इस पर। पूछा तो क्यों? तो सवाल का जवाब ये था कि अगर हमने प्रेस की फ्रीडम को बंद कर दिया, रोकने की कोशिश की, तो बोले यूएसए नाराज हो जाएगा और यूएसए के सैंक्शंस को हम झेल नहीं सकेंगे। तो ये है पूरा मुद्दा। ओके जी, अब देखो बात ऐसी है कि कहाँ कहाँ पर कौन से कंट्रीज इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो रशिया का एक छोटा सा एरिया इधर आ जाता है, वो कि जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा बाल्टिक ओशन के 3 मेजर कंट्रीज, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। तो ऐसे लिथुआनिया जो है वो भी बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड के साथ। इसके अलावा बेलारूस भी बॉर्डर शेयर करता है। यूक्रेन भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इधर स्लोवेकिया, इधर चेक रिपब्लिक और इधर जर्मनी। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर देखो, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो बाल्टिक सी की तरफ कोस्टल एरिया भी है पोलैंड का। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल है वर्सो, जहां पर आप देख सकते हो, कहां पर है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 सेकंड। यहां पर आप देख सकते हो कैपिटल को इतना माइन्यूट सा दिखा रखा है, वर्सो। ठीक है, ये यहाँ की कैपिटल है। ये मैप भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, देख लेना आप ढंग से। आगे चलते हैं। अभी इकोनॉमी पेज पे अगर नज़र डालें तो बात ऐसी है कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, पर किसकी? गिग वर्कर्स की। गिग वर्कर कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आते हैं भाई, ऑन कॉल जॉब आई और बाद में जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, भाई आपकी जॉब खत्म, अब आप दूसरी जॉब के लिए ढूंढो। तो बोले इस तरीके की जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ऐसे में जो ये जो होम डिलीवरी वाली जो वेबसाइट्स है, जैसे जोमेटो, ग्रोफर्स, इनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स निकल रही है। तो इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो गई है। जो गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो लेबर कोड्स तैयार किए गए हैं उनकी, तो लेबर कोड्स को एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लोगे। इस मुद्दे को हमने जब वक्त आया था ना, जब ये लेबर कोड्स में बहुत डिबेट हुआ था, एक्सप्लेन्ड, एडिटोरियल, न्यूज़, सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है ना? तो अगर आपके नोट मेकिंग की हुई है तो उसको रिवाइज कर लो, नहीं की हुई है तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चारों लेबर कोड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग, गिग वर्किंग, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अब बढ़ रही है। इसके अलावा एम्फेन और इस तरीके के जो साइक्लोन्स आए थे उसके बाद में इंश्योरेंस क्लेम लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो थर्मल पावर प्लांट्स को प्रायोरिटी पे रखा था, तो उसको लेकर के एल्यूमिनियम और जो स्टील प्लांट थे उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है कि भाई हमें ज़्यादा परेशानी हुई है कोल की शॉर्टेज की वजह से, ये बताया जा रहा है। बाकी तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, ना स्पोर्ट्स पेज पे ना इतना इकोनॉमी पेज पे, जिसको हमें डिटेल में देखना हो। ठीक है, रुपया है थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, जिसको बोलेंगे अप्रिशिएशन, क्योंकि सीधी सी बात है, एक तरफ तो डॉलर को सक किया जा रहा है या एब्जॉर्ब किया जा रहा है यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा, इधर आरबीआई भी अपनी तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ अब करेगा ही, तो ऐसे में रुपया थोड़ा सा अच्छा खासा परफॉर्म, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ को रेगुलेट करने में। ठीक है ना? तो रुपए का अप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, इससे संबंधित आपने इकोनॉमी में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो। ठीक है ना? अप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी या करेंसी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक इकोनॉमी की क्या स्टेटस है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था उसको हमने डिटेल में देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।